बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं पाथ फेज़। पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो रहा है मुसलसल, और डॉलर के मुकाबले में 172 रुपये चाहिए डॉलर ख़रीदने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है ये प्रोग्रेसिव भी हो। ये ख़बरें भी हैं कि स्टेट बैंक ने कोई हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले या कुछ अर्सा पहले 400 मिलियन डॉलर मार्केट में पंप भी किए। ये भी इतलात हैं अनकन्फर्म्ड कि मज़ीद डॉलर भी जो है वो मार्केट में फेंके गए हैं रुपए को स्टेबलाइज़ करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद स्टेबलाइज़ नहीं हो रहा। करेंसी को स्टेबल करने का एक ही तरीका होता है कि आपके पास कहीं से पैसे आएँ। जैसे रूस की करेंसी जब क्रैश करने लगी तो चाइना ने 465 बिलियन डॉलर जाके रख दिए और वो स्टेबल हो गई। पाकिस्तान की ज़ाहिर है जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो तो हमारे सामने है और अखवान फैक्टर भी है। इस बारे में आज गुफ्तगू करते हैं कि इसको किस तरह कंटेन किया जा सकता है या आगे फ्यूचर क्या होगा, और बाकी वो जो ट्रायो के ज़रिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट और उन तीनों चीज़ों को करके आगे इकॉनमी को चला रही थी, उस पर इसका असरात क्या होंगे। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। पहले तो थोड़ा सा डायग्नोज करके ये बताएं कि ये क्या सिर्फ अफ़गानिस्तान है या देयर इज़ सम अदर रीज़न एज़ वेल। देखिए, पहले तो हमें मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा एक नैरेटिव चेंज करना चाहिए कि रुपया अनस्टेबल नहीं है इस वक्त। अनस्टेबल नहीं है, अगर मैंने कहा है तो ये नहीं, हमने कह रहे हैं करेंसी स्टेबिलिटी, तो रुपया करेंसी आपकी स्टेबल है। सिर्फ इस वक्त ये है कि चूँकि मार्केट डिटर्मिन करती है उसकी जो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक रेट जो है उसका बढ़ता चढ़ता है, तो उससे आपको एक फ्लक्चुएशन नज़र आती है। लेकिन रुपया जो है एज ए करेंसी स्टेबल है, वो स्टेबल है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो उसके पीछे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो कि स्टेट बैंक के पास हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास हैं, तो पाकिस्तान के पास एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो शामिल है। खुदा न खास्ता कोई डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा जो है वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जब डिमांड की हम बात करते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स के पैसे बाहर जाने हैं या आपकी अदरवाइज़ डॉलर में कोई पेमेंट बाहर जानी है तो वो आपकी डिमांड है। और सप्लाई क्या है? सप्लाई ये है कि आपके पास एक्सपोर्ट की अर्निंग आ गई, आपके पास रेमिटेंसेस आ गई, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, या अदरवाइज़ किसी ने उधार दे दिया, स्टेट बैंक ने डॉलर्स में किसी ने डॉलर रखवा दिए, तो वो आपके पास सप्लाई है। अब जो सप्लाई और डिमांड की जो मार्केट में, ओपन मार्केट में जो सिचुएशन है, जाहिर है कि इस वक्त अगर हम 2 माह का देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, और आज सितंबर जब मंथ कंप्लीट होता है तो आपके पास इसके नंबर्स भी आ जाएंगे, पहले क्वार्टर के करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आ जाएंगे। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है, एक तो वो एक रीज़न है। तो हमें मालूम है हमें कि पहले 2 महीनों को अगर आप देख लें तो आपका ऑन एन एवरेज हर महीने का इस वक्त जो गैप आपका बढ़ रहा है वो तकरीबन कुछ $3.5 अरब का गैप हर महीने बन रहा है। यानी $3.5 अरब जो है वो मार्केट से डिमांड है जो कि उसकी सप्लाई शॉर्ट है। ये तो एक फैक्टर है इसका। दूसरा अफ़गानिस्तान फैक्टर जो है उस पर तो बात हो चुकी है बारहा कि उसकी वजह से भी नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान वाला कॉन्टीन्यूस तो नहीं होना चाहिए भाई। जब तक अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया जाता है, जब तक उसके $9 बिलियन के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो रिलीज़ नहीं किए जाते हैं, अफ़गानिस्तान का फैक्टर आप कैसे कह सकते हैं? 9 बिलियन तो उसमें तो प्रोजेक्ट के पैसे भी हैं, प्रोजेक्ट्स के भी, लेकिन वो तो एकदम नहीं मिलेंगे। आप ये देखें ना कि 15 अगस्त के बाद से आज आप सितंबर एंड पे बैठे हैं, तो पिछले 1.5 महीने में अफ़गान गवर्नमेंट जो है या अफ़गान बाशिंदे जो हैं या सराय शहज़ादा मार्केट जो है, जो अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी जो है करेंसी एक्सचेंज की मार्केट है काबुल की, तो सराय शहज़ादा मार्केट अगर फंक्शनल है तो वो कहीं ना कहीं से तो फंक्शनल है ना। यानी लोगों ने कितने के डॉलर्स जो थे वो अपने पास स्टोर किए हुए थे घर में, जिसकी वजह से तो जाहिर है वो इस वक्त हमें, चूँकि वो सारा इनफॉर्मल मार्केट में है, हमें नहीं मालूम कि कितने डॉलर यहाँ पे परचेज़ हुए जो कि अफ़गान पर्पज़ के लिए परचेज़ हुए, कितने वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया तक है। लेकिन वो फैक्टर बहरहाल अपनी जगह पे एक मुस्तकिल हेडेक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रुपया जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल है। स्टेट बैंक के पास रिज़र्व जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को मीट करने के लिए वो मौजूद है। अब स्टेट बैंक मुख्तलिफ मेजर्स ले रहा है उस डिमांड को कर्टेल करने के लिए,
एंड लेट्स सी कि वो कितने मुस्तहकम मैयर होते हैं। इस पे बाद में बात करते हैं, बट एज ए क्रॉलरी मैं ये सही इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान को फॉर अ मिड टर्म का मतलब है कि जो IMF वाले जैसे कहते हैं ना 2-2.5 साल के लिए हमें पाकिस्तान के अंदर जैसे वीट उनकी है इस तरह इंक्लूड करके फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। एक तो आपके पास डायरेक्ट उसकी कॉस्ट है वीट की शक्ल में, फर्टिलाइज़र जब स्मगल होती है उसकी शक्ल में, डॉलर की हम बात कर चुके हैं। दूसरा उसकी कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने देखा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से गई, इंग्लैंड क्रिकेट टीम में यहाँ पे आने से इनकार कर दिया। सो अगेन उसका एक लिंक जो है आप अफ़गान फैक्टर से सिचुएशन जो है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा उसका फैक्ट हो रहा है वो हो रहा है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। सबको मालूम है कि शायद मेरे या आपके लिए लाल मस्जिद में अब तालिबान के झंडे लहराए जाना या वहाँ पे जो इमाम मस्जिद हैं हाथ में क्लाशनकोफ लेके तालिबान के हक़ में वीडियो स्टेटमेंट को दे रहे हो, तो शायद हमारे लिए ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, चूँकि हम बहुत ज़्यादा उसको सीरियस थ्रेट नहीं लेते हैं। लेकिन जब वही चीज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ पे वायरल होकर चलती है तो वो पाकिस्तान के बारे में पूरा परसेप्शन एक बदल जाता है कि पता नहीं अगर फेडरल कैपिटल में ये हो रहा है तो बाकी जगह पे क्या हो रहा होगा और कितना ज़्यादा वहाँ पे जो है लाकानूनियत है, जो कि यहाँ पे नहीं है, उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो वो आपका एक तीसरा फैक्टर है। और चौथा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि ये जो अभी कल आपने देखा कि US के 40 सेनेटर्स ने पाकिस्तान के जो है इन्वेस्टिगेशन की वो जो है रेजोल्यूशन जमा करवाई कि पाकिस्तान के किरदार को प्रूव किया जाए। हालांकि इसकी जो एक कॉमन सेंस बनती है, पाकिस्तान का किरदार ये तो नहीं हो सकता कि अफ़गानिस्तान की जो इतनी बड़ी एक आपकी फ़ौज है वो अगर ना लड़े और वो सरेंडर कर जाए तो उसमें पाकिस्तान का किरदार तो नहीं है। लेकिन उसकी प्रोबिंग होना, उससे पहले 16 सितंबर को ब्लूमबर्ग का एडिटोरियल आना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि जी फाटफ की ग्रे लिस्ट से ना निकलने दिया जाए, IMF अपनी शराइत टाइट कर दे। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो उनके हैं क्रेडिबल पेपर्स वो बारहा इस चीज़ पे फोकस किए बैठे हैं कि पाकिस्तान का रोल जो है इस पे है। तो प्रिंसिपली अभी तक आपने 2 बातें बताई हैं हमें। एक तो ये कि जो ग्रोथ हो रही है उसमें ज़ाहिर इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और एक करंट अकाउंट विच इज़ जेन्युइन। दूसरी आपने बताया कि ये इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं मोस्टली रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान। लाल मस्जिद भी किसी हद तक उसी से जाके दोबारा जाग उठी है ना। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट यू थिंक द गवर्नमेंट विल बी डूइंग? इसमें दो है ना, कुछ चीज़ें तो जो हुकूमत फौरी तौर पे कर रही है, मसलन जो डिमांड कर्टेल करने के लिए इस वक्त ECC कल हो रही है, देखते हैं कि उसमें क्या फैसले होते हैं। रेगुलेटरी ड्यूटीज़, लेकिन रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो लग्जरी आइटम्स पे हैं और उसमें आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, हाइब्रिड पे भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। पेट फूड जो है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी, कैंड आइटम जो हैं उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी, जो ये सेल फोन्स, जो पैक फूड है, सेल फोन पे, ऑटोमोबाइल पे एक्सेट्रा, तो वो और ये सारे जो इस वक्त प्रपोज मेयर्स हैं और मुझे नहीं पता कि उसमें से कितने जो हैं वो अप्रूव होते हैं, तो वो तकरीबन $800 मिलियन पर मंथ तक का उससे इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो $800 मिलियन की जो डिमांड है वो कट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो वो कम होती है तो रुपया जो है वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे। लेकिन वो तो LC पे चल रहा होता है 40 दिन का, तो उसका तो इम्पैक्ट लेट आएगा। देखिए इस 40 दिन में क्या करेंगे? देखिए आपका जो एक इंडिकेशन है वो तो जानी शुरू हो जाएगी ना, और जब इंडिकेशन जाती है तो जो होल्डर्स होते हैं वो फिर रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, जो कि इसमें जाहिर है अगर लोगों ने इस जो है इंटेंशन से डॉलर लेके उसको लॉकर में या अकाउंट में या घर में रखा हुआ है कि जनाब ये और बढ़ेगा, 180 तक जाएगा या 190 तक जाएगा, तो जब वो इस तरह की इंडिकेशन देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि नहीं हुकूमत जो है वैसे कहीं बात ये हो रही है कि जा सकता है 180 तक। देखिए ये इट्स मार्केट, अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और ये कम भी आ सकता है। अच्छा, अफगान वाले का क्या, कि उनकी डबल जेपर्डी है ना उनकी। तो ठीक है, अफगानिस्तान पे हमें बहुत सेंसिबली और बहुत सोच के फैसला करना, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो एक बेस्ट चीज़ कर सकता है अभी तक। देखिए पाकिस्तान पे तमाम तर जो वेस्ट के हैं इस वक्त एक्विजिशन
कि तालिबान की सपोर्ट की, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ नहीं किया है। इवन चाइना और रशिया ने भी तालिबान गवर्नमेंट को अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया है। ईरान जो कि अमेरिका का एक स्ट्रांच राइवल है, उसने भी अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ नहीं किया है। लेकिन बाकियों को तो अपने फैक्टर्स होंगे। पाकिस्तान का रिकग्नाइज़ ना करना जो है वो एक वाइज मूव है। और वो वाइज मूव यही है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ सॉलिडारिटी दिखाना चाह रहा है, और वो मिल के जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी फैसला करे वो उसके मुताबिक चलना चाह रहा है। और ये एक मेरा ख्याल है मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान मल्टीलैटरलिज्म पे यकीन रखता है, और पाकिस्तान को लेकिन मिड ये जिसे कहते हैं ना कि गैप को ब्रिज करने के लिए फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, तो बॉटम लाइन ये हुई कि अगले 1-1.5 महीने 6 वीक्स के लिए क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम क्या होगा, आपकी अगर डिमांड थोड़ी सी स्लो होती है तो ज़ाहिर रुपया यहाँ पर रुक जाएगा, डिमांड बढ़ती है तो शायद थोड़ा मज़ीद स्लिप हो जाए। लेकिन मैं नाजरीन को ये बात याद कराना चाह रहा हूँ कि अगस्त 2020 में भी आप इसी सिचुएशन में बैठे थे ना। 2020 में भी रुपया जो था उस वक्त की तारीख की वो बदतरीन जो उसका वैल्यू थी उस पर चला गया था। 168.40 बहुत ज़्यादा उस पर चला गया, वापस आ गया, लेकिन फिर वापस आया और फिर एक 52 तक काफ़ी महीने 152 पे वो रहा। अब वो ऐसा ऐसा स्लिप होता हुआ 72 पे चला गया, इस वक्त 72 पे चला गया है, जो कि शायद इसमें कोई 1-आध रुपया और ऊपर चला जाए, जो रुपया जो है मज़ीद अपनी वैल्यू लूज़ कर दे, शायद 1-आध रुपया गेन कर ले। लेकिन ये रेंज बाउंड है, इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि स्टेट बैंक जो है अगर इस रेंज से वो ज़्यादा जाना चाहेगा तो स्टेट बैंक जो है कहीं ना कहीं से वो एक इंजेक्ट करने की कोशिश करेगी, मज़ीद पैसे, मज़ीद डॉलर्स, वही, हाँ, ताकि वो इसको रोक सके। लेकिन ये रेंज बाउंड है मेरे ख्याल में। अच्छा, वो जो साग डार का हम आखिरी प्रोग्राम के फैग एंड पे पूछते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हमने गुफ्तगू इस पे कर ली। वो जो मलक बोस्तान वाला मेथड था, लतम पांदेंगा वाला, वो नहीं हो सकता, डुएबल है ये नहीं? वो देखिए उसमें दो थे ना। एक तो ये होता था कि उसमें रेगुलर बेसिस पे स्टेट बैंक से डॉलर इंजेक्ट होते थे, जो कि बाद में पीटीआई गवर्नमेंट ने भी किए। अगर आप जो हैं पहले 5 साल पीएमएलएन गवर्नमेंट को और 1 साल पीटीआई गवर्नमेंट का देख लें तो तकरीबन $42 बिलियन जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो इंजेक्ट हुए ओपन मार्केट में, बिल्कुल। लेकिन $35 बिलियन जो कि पीएमएलएन के दौर के हुए, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपके पास जो रिजर्व्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ड्राई हो गए, और करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो इतना अनसस्टेनेबल हो गया कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा फ्रंट लोडेड पैकेज जो आईएमएफ का लेना पड़ा, वो लेना पड़ा। तो इस वक्त आपके पास कम से कम ये इत्मीनान रहना चाहिए कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए यानी स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसा पैनिक नहीं है। अगर ये स्पीड पे भी चलता रहता है, अगर हम पहले साल के पहले 2 महीनों को देख रहे हैं, तकरीबन $2.5 बिलियन अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपको नज़र आ रहा है, और ये चलता रहता है, $12 बिलियन पे पहुंच जाता है, लेट्स से, जो कि बहुत हाई है। लेकिन अगर आपके पास रिजर्व्स होंगे तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर रिजर्व्स नहीं है तो ज़ाहिर है कि आपको, वो तो आप स्टेट क्राफ्ट की बात बता रहे हैं ना, लेकिन जो इससे इम्पेंडिंग इन्फ्लेशन है मार्केट में जो कि नहीं होनी चाहिए, वो उसका आप क्या करेंगे? देखिए इस वक्त सिविल अनरेस्ट का खतरा लगता है उससे। इस वक्त मैं, और ये मैं जब से बजट आया है मैं उससे पहले से कह रहा हूँ, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि 2 तरह की इन्फ्लेशन है इस वक्त। जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, देयर इज़ नो वे कि गवर्नमेंट उसको कंटेन कर सके। पिछले 1 साल में आपको पता है कि गैस की कीमतों में यूरोप में कितना इजाफा हुआ? इंग्लैंड में आज भी 500%, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 500% इजाफा हुआ है, और शॉर्टेजेस भी हैं गैस की कीमतों में यूरोप में पिछले 1 साल के अरसे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर 500% इजाफा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर यूरोप जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है गैस ख़रीदने में, चाइना में या एशिया में वो इस वक्त ज़्यादा आ रही है, तो जाहिर है कि आप पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे कोशिश करेगा कि उसको स्पॉट रेट पे मिले। बिल्कुल ठीक, $10 पर MMBTU मिल जाए, $5 पर MMBTU मिल जाए। इस वक्त तो ये हो रहा है, अगर आप एनर्जी इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट को देखें तो जो सप्लायर्स हैं वो अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। वो उनको डिफ़ॉल्ट, यूके में उन्होंने क्या फौज है, देखो उनको डिफ़ॉल्ट करके, हाँ बिल्कुल ठीक, उनको डिफ़ॉल्ट करके आगे सेल करके पेनल्टी पे करके फिर भी प्रॉफिट बिल्कुल ठीक मिल रहा है। हाँ, ठीक तो है। इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है।
तो ज़ाहिर है जो आपकी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन है वो तो पास ऑन होगी, और बदकिस्मती से रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से उसका इम्पैक्ट आपको मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और यही वजह है शायद कि हुकूमत जो लग्जरी आइटम्स उनको थोड़ा सा वो रोकना चाह रही है, या अगर ये आर्गूमेंट आ भी जाता है कि जनाब जिसने आईफोन लेना है 2.5 लाख का, वो 3 लाख का भी हो जाएगा तो लेगा, तो वो 50,000 ड्यूटी भी तो जमा कराएगा ना, रेवेन्यू में कुछ ना कुछ तो उसका पेनल्टी इम्पैक्ट उसका आ रहा होगा। आखिरी ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये तो लेकिन वो जो दूसरा इसका इम्पैक्ट है जो इन्फ्लेशन का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ज़रिए रोकी जा सकती है, उस पर इस वक्त गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। गवर्नमेंट इस वक्त वीट का एक तकरीबन कुछ इंपोर्ट करके, एक सिंबॉलिक इंपोर्ट करके सिग्नल देना चाहेगी कि जी अगर होल्डर्स ने वीट अपनी रिलीज़ ना की, आटे की कीमत मसनूई तौर पर बढ़ाना चाहिए, तो हुकूमत मज़ीद गंदम जो है वो इंपोर्ट कर लेगी। यही सिग्नल चीनी इंपोर्ट करके देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस वक्त जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उनकी होल सेल प्राइस जो कि मंडियों में है और उनकी रिटेल प्राइस, इसका डिफरेंस जो है वो गैप कवर करना होगा, और उस गैप को कवर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा ख्याल है काफ़ी हमने इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली है, और बहरहाल देखते हैं आगे वक्त में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ऊपर बात आके फिर किसी हद तक रुक जाती है। मेरा ख्याल है काफ़ी गुफ्तगू हो गई है, तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें।